तो देखिए, IRFC की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे स्टॉक है, क्योंकि 26 रुपए का जो आईपीओ प्राइस था बहुत टाइम से क्रॉस नहीं हो पा रहा था, शायद आज उसके ऊपर क्लोज आ जाए। ये ऐसी कंपनी है ना जिसके कोई एनपीएज हैं, ना ये इनकम टैक्स देती है क्योंकि इसको सरकार ने एग्जेम्पशन करके रखा है। इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर आप देखें तो कोई भी एनबीएफसी के मुकाबले सबसे कम है, AAA रेटिंग है, और रेलवे का जितना भी फाइनेंसिंग होता है या रेलवे जितना भी केपेक्स करता है उसका लगभग 35 से 40% फंडिंग IRFC करती है और 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। मोर इंपॉर्टेंटली इस कंपनी के केवल 34 एम्प्लॉई हैं। जी हाँ, 34 एम्प्लॉई हैं। और अगर हम कंपनी की बात करें तो ये एक होटल है चाणक्यपुरी, होटल अशोक, उसके बेसमेंट से ये काम करते हैं। तो अगर हम PSUs की बात करें तो शायद आपको अचंभा होगा कि इतनी छोटी कंपनी है और फिर भी 34 एम्प्लॉई है। FY22 का प्रॉफिट अगर आप देखें तो करीब करीब 6000 करोड़ है। अगर आप ईयर एंडेड 30 सितंबर की बात करें, जो लेटेस्ट क्वार्टरली अर्निंग्स थे, तो 41,000 के आसपास, 41,000 करोड़ रुपए के आसपास का नेटवर्थ है कंपनी का, और करीब 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी ब्रॉडली जो इनकी बुक वैल्यू है इनसे 20% नीचे ट्रेड करते हैं। IRFC क्यों ये स्टॉक फोकस में आ रहा है? 2 वीक्स पहले हमने रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात की थी कि किस हिसाब से रेलवे एक बड़ा केपेक्स कर रही है। लास्ट बजटरी एलोकेशन जो था सरकार का, उसमें आवंटन में, रेलवेज के आवंटन में लगभग 17-18% की ग्रोथ आपने ओवरऑल बेसिस पे देखी थी। 34,000 करोड़ रुपए रेलवेज जो है सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम्स पे स्पेंड करने वाले हैं। करीब करीब 90,000 नए वैगन्स का ऑर्डर जो है FY25 तक इंडियन रेलवेज दे सकती है। और कंपनी का अगर आप फंडिंग मिक्स देखें तो 45% का जो फंडिंग होता है ये रोलिंग स्टॉक और वैगन एडिशन में जाता है IRFC की तरफ से, और बाकी का 55% है ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाता है। ऑब्वियसली अगर आप लिस्टेड कंपनी देखें तो RVNL और रेलटेल, इनकी जो फाइनेंसिंग है और इनको जो लोन्स देने का काम है वो IRFC करती है। तो ऑब्वियसली अगर RVNL की ऑर्डर बुक आप बोल रहे हो कि रिकॉर्ड हाइस पे है, तो जाहिर सी बात है जो फंडिंग रिक्वायरमेंट होगी वो IRFC से आएगी। कोंकण रेलवे है, पिपावर रेलवे है, जो रैपिडली एक्सपैंड हो रहे हैं ये सेक्टर्स, यहाँ भी फंडिंग जो है IRFC देती है। और सबसे मजे की बात यह है कि जो बजटरी एलोकेशन है, आगे चलते हुए हमने ये देखा है कि जो इलेक्शन ईयर होता है उसके जो 1 साल पहले का बजट होता है, जहां जनरली फाइनेंस मिनिस्टर को लीवे होता है, जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है उसके पहले, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होती है। और रेलवे में एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर और GDP मल्टीप्लायर दोनों सबसे ज्यादा आपको देखने मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर पैक के अंदर। तो कहीं ना कहीं बाजार ने ये रियलाइज किया है कि ये कंपनी जिसके 0 NPAs हैं, कोई टैक्स नहीं देती, पूरा का पूरा पैसा जो है वो बॉटम लाइन में फ्लो होता है, शायद यहां मौके बनेंगे कमाई के। और जैसे कि मैंने कहा, FY22 में कंपनी ने 6,000 करोड़ का पैट किया और आज 35,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो 6 के P मल्टीपल पे और करीब 4 से 5% के बीच में कंपनी की डिविडेंड यील्ड है। तो इसीलिए शायद ये काफी इन्वेस्टर्स के रेडार पे अब आ चुका है। अशोक होटल आप गए हैं आज तक? मैं इनफैक्ट चाणक्यपुरी में रही हुई हूँ। हाँ, अच्छा साल, तो उस एरिया की बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ, तो 1950s में आई थिंक, तो अगर मुंबई वाले जाना चाहते हैं कितना पुराना होटल है, जो एम्बेसडर होटल है चर्च गेट में, आप मान लीजिए उसी टाइम का वो होटल है, तो और उसी टाइप का होटल भी एक्चुअली। हाँ। तो बिल्कुल मतलब सिमिलर वाइब्स आती हैं। ये एक ऐसी एनबीएफसी है ना अनुज, 2 इसके की पॉइंट्स हैं। एक तो इसका कभी NPA नहीं होगा क्योंकि वो सरकार उसकी गारंटी देती है, और सरकार ये भी इसको गारंटी देती है कि आप कोई टैक्स ना भरें। इसका आप टैक्स एक्सपेंस देखेंगे तो FY22 में करीब मुझे लगता है 30-35 लाख रुपए का था, वो भी शायद इन्होंने ऑडिट फीस या कुछ तो अमाउंट दिया होगा, या कुछ क्वार्टरली देख रहा था तो काफी वोलेटाइल। हाँ, ये बेसिकली थोड़े लंपी होते हैं इसके सारी चीजें। बट अगर आप कंसोलिडेटेड बुक देखें या जो कंपनी की AUM देखें तो 5 लाख करोड़ के पार है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी कोई छोटी मोटी है, 6,000 करोड़ कमाती है, 5 लाख करोड़ के, हाँ, और डिसेंट साइज की कंपनी है। ऑब्वियसली एक इसके अंदर रिस्क जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट टैक्सेशन करना चाहे इसको, बहुत लो प्रोबेबिलिटी है लेकिन फिर भी एक रिस्क है। और दूसरा कि ये जो कंपनी है इसको काफी सारे टैक्स फ्री बॉन्ड्स के जरिए पैसे रेज करने की छूट है।
तो कॉस्ट ऑफ फंड हमेशा लो रहते हैं, तो शायद ये 2-3 चीजें, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास 85% 85-86% स्टेक है, तो शायद ओएफएस भी अगर दाम ज्यादा भाग जाएगा तो शायद वो ओएफएस का भी ओवरिंग। और डिविडेंड तो अब कमा ही रही है सरकार इसके जरिए। अभी तो टैक्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, तो फिर टैक्स लगाने का क्या मतलब है? वो तो वो एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में देने वाली बात है। लेकिन हाँ, आगे जाके ओएफएस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 75 पे तो लाना पड़ेगा। ऑब्वियसली थोड़ा रिलैक्सेशन मिलती है लेकिन पीएसयूज को, लेकिन ओवर टाइम तो 75 पे लाना पड़ेगा, तो ओएफएस तो आएगा कभी ना कभी। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग और डिविडेंड यील्ड भी जबरदस्त। और नॉर्मली मैंने एक चीज नोटिस की है, स्टॉक्स जब अपना आईपीओ प्राइस क्रॉस करते हैं उसके बाद उनमें तेजी आती है, क्योंकि वो सारी सेलिंग अब्जॉर्ब कर चुके हैं। और ये एक्चुअली सिचुएशन हमने हाल में बखूबी होता देखी है। जब हाल का इशू आने के बाद एक तरफा वो स्टॉक लैंग्वेज कर रहा था और उसमें लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी, और फिर जब रैली आई हम देख रहे हैं वो कहाँ भागा है। लेकिन देखिए